गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक क्लास पढ़ेंगे। आइए चेक करते हैं कैसे। और केमिस्ट्री की बेसिक क्लास आप लोगों को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा यदि आप लोग केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर लेते हैं, तो सारी केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए आसान पड़ेगी। ठीक है, आइए चेक करते हैं। केमिस्ट्री की बेसिक क्लास पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री की बेसिक क्लास ओके। केमिस्ट्री की हम लोग बेसिक क्लास अटेंड करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं केमिस्ट्री की बेसिक क्लास में किस प्रकार से पढ़ा जाता है केमिस्ट्री। ठीक, और अगर सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, केमिस्ट्री मतलब आप समझ पा रहे हैं, रसायन कहते हैं इसको। रसायन विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इसे कहते हैं, दिमाग में रखिए। और जो केमिस्ट्री शब्द जहां से आई है उस देश का नाम है मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। और ये जो भाषा आई थी सबसे पहले, केमी शब्द आया था। क्या शब्द आया था? केमी। ये केमी शब्द मिस्र के लोग ने खोजा था, उसी से बन गया केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री की जो फादर है उनका नाम है लेवेसियो। केमिस्ट्री की जो फादर है उनका नाम क्या है? लेवेसियो। ठीक, आइए दिखाते हैं कि केमिस्ट्री की बेसिक क्लास किस प्रकार से अटेंड करना है। आइए चेक करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप लोग बेसिक क्लास तैयार करेंगे, और उसको आप लोग अटेंड करते और लिखते हुए जाइएगा, वीडियो रोक रोक के। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है केमिकल रिएक्शन करना बाबू, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब होता है रासायनिक क्या? अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग जानते हो, इस केमिस्ट्री शब्द से लिया गया। केमिकल हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना केमिकल रिएक्शन से आप केमिस्ट्री सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज और सीखना पड़ता है जिसका नाम है पदार्थ। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। अब पदार्थ पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा क्या है कि पदार्थ से ही किसी केमिकल का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो पदार्थ देखिए, पदार्थ हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? सब्सटेंस। अभी पदार्थ को कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है? 2 प्रकार से। कौन कौन? लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। 2 प्रकार से होते हैं। मतलब एक इसका नाम हिंदी में अगर देखा जाए तो सजीव पदार्थ, और दूसरा क्या है? निर्जीव पदार्थ। ओके, अब ये 2 प्रकार के थे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। ये आप लोग जानिएगा। आइए चेक करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, वो पहले आप जान लीजिए। पदार्थ जल्दी जल्दी हम देखना चाहेंगे। पदार्थ उसे कहते हैं जो अपना स्थान घेरता है। क्या करता है बाबू? घेरता है। उसे स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और जिसका कोई भार हो, और जिसका कोई भार हो उसे
उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे किसी प्रकार का अब ये बोर्ड है, ये भी क्या है बाबू? पदार्थ है। इसे हम देख सकते हैं, इसका कोई भार है। ये रुमाल है, ये भी क्या है? पदार्थ है। अगर आप इसको, अगर मैंने हाथ में लिया, इसका भी कोई एक भार होगा, इसको छू सकते हैं, ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अरे लकड़ी हुई, सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। जिसमें जीव यानी कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं सजीव पदार्थ। जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती उसमें हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव पदार्थ। और कोशिका उसी में पाया जाएगा जिसमें जान होगा, और जिसमें जान नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इससे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। और ये पदार्थ के 2 पार्ट होते हैं, कि लिविंग और नॉन लिविंग, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछता है कि पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, आप जवाब दीजिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? इसको एक चीज और बोला जाता है, जिसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। और आपसे पूछा जाता है कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, ये बेसिक क्लास है आपकी है, और अच्छे से आप लोग रोक के वीडियो देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बाबू? अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी? 5 होती हैं। अगर आपसे पूछा ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 5। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। दूसरा क्या होता है? गैस। और तीसरा क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है बाबू। और तीसरा क्या होता है? बोस-स्टाइन कंडेंसेट। बोस-स्टाइन कंडेंसेट ये लैबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसमें सिंपल सी भाषा में आप लोग जाए, जिसमें वे पदार्थ, आप यही डिफिनेशन देंगे, वे पदार्थ जिसका आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित होता है। वे पदार्थ जिसका आकार, आकृति तथा आयतन तीनों निश्चित होते हैं। तीनों निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अर्थात एक चीज और बोल सकते हैं, और इससे थोड़ा डिटेल से और जानकारी लेते हैं। और ये आप जान गए पदार्थ कितने प्रकार, सारे बारे में, सबके बारे में धीरे धीरे से हम एक साथ डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ये पदार्थ आपके सामने आया, पदार्थ बहुत छोटा छोटा थोड़ा सा दिखा दे रहा है आपको। ये आपको 5 टाइप में, आप इसके 5 स्टेज होते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। क्या होता है? गैस। क्या होता है बाबू? गैस। तीसरा आपका, चौथा होता है प्लाज्मा, और तीसरा होता है, लास्ट वाला होता है तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो जाएगा 5वां। भी बहुत अच्छा कंडेंसेट। ये लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। ये सारी अवस्थाओं का आपको बहुत जरूरत है, इसको जानना चाहिए। और ये दिमाग में रखिए, ठोस किसे कहते हैं? आप बोलेंगे वे पदार्थ जिसका आकार, आकृति एवं आयतन तीनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और इनके कण क्या होते हैं? पास होते हैं। पास होते हैं।
अर्थात इसमें आकर्षण बल प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इतनी बड़ी भी हेडिंग लिख सकते हैं या यहीं पर लिख लीजिए, तीनों निश्चित होते हैं। तो हमारी तरफ से आप जो है अब इस प्रकार से आपके सामने आएगा। ठीक है, ठीक। अगर आपको मैं इस फिगर के हिसाब से समझाऊं, सारे कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। जिसके कण बहुत पास होते हैं, आप दिमाग में रख लीजिए, जिसके कण बहुत पास होंगे वो क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू? ठोस। अब दिमाग में रख लो कि और इसकी तीनों स्थितियां देखिएगा, आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, और इनके कण बहुत पास होने के कारण इसमें आकर्षण बल सर्वाधिक लगा होता है, जिसको हम कहते हैं प्रबल के नाम से जानते हैं। आइए द्रव की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? द्रव, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। इसमें देखिएगा, वी पदार्थ जिसका ध्यान दीजिएगा, जिसका आकार आकृति अनिश्चित होता है, तथा आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। कि ठोस की अपेक्षा इसके कण क्या होते हैं? दूर होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? और इसमें जो बल होता है, आकर्षण बल दुर्बल होता है। आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। ओके, ये आपको एग्जाम्पल। और इसके कण क्या होते हैं? अब यहाँ पर मैं इसका फिगर दिखा दे रहा हूं। इसके जो कण होते हैं दूर होते हैं, थोड़ी सी क्या होते हैं, और दूर होने के कारण कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल आके इसमें क्या होता है? एंटर कर जाता है। और दूसरा मॉलिक्यूल जब इसमें एंटर करेगा तो ये सारे क्या होते हैं? कण क्या होते हैं? घुल जाते हैं। इसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ चीनी। क्या लेता हूँ? चीनी और प्लस क्या? पानी। और इस चीनी और पानी को मिला देने पर इसके कण क्या है? मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। अगर आपसे पूछा जाएगा चीनी का सूत्र क्या होता है, तो आराम से जानिएगा, C12 और H22 और ये हो जाएगा O11। और ये पानी का सूत्र H2O होता है। इसका रिएक्शन करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज पा जाएंगे। ग्लूकोज किस प्रकार से पाएंगे? तो आप यहाँ लिख लीजिए C6H12O6। अब ये ग्लूकोज के रूप में ये क्या करता है? मनुष्य को एनर्जी देने की काम करता है। और हम लोग इसमें क्या किए? ग्लूकोज के रूप में बदल लेते हैं। ये किसमें आ गया? अब ये इसमें जगह होने के कारण सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए? आपस में मिल गए। लेकिन ठोस में जगह नहीं होता है, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल अलग से डालेंगे तो घुलेगा नहीं। इसे ठोस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और द्रव में क्या होता है? आकार, आकृति अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। आइए गैस का डिफिनेशन देते हैं। तो समय कम है, अच्छे से देखिएगा। और ये हमारी बेसिक क्लास है, अटेंड करिएगा और छोटी छोटी बातें बताई जाएगी आपको। गैस की बात करते हैं। वी पदार्थ जिसका आकार, आकृति तीनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित
निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? गैस कहते हैं, सिंपल सी। और इसमें किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगा होता है। आइए चेक करते हैं ये क्या होता है। इनके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि ये आप किसी भी कण में इसमें एंटर करके जा सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की निश्चितता नहीं होती है। आकार, आकृति, आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। आइए चेक करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा आप लोग जानते हैं। प्लाज्मा क्या है? चेक करते हैं। प्लाज्मा की बात किया जाएगा। प्लाज्मा क्या करता है? ये गैस है। आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये गैसीय अवस्था को उच्च ताप पर क्या करता? आयनीकृत कर देता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्लाज्मा कहते हैं। और ये दो भागों में टूट जाता है, धनात्मक तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक दो भागों में टूट जाना। ये दो धनात्मक मतलब दो आवेश, धनात्मक तथा ऋणात्मक दो भागों में टूट जाता है। ये और समान रूप में टूटता है। किस रूप में? ये भी समान होना चाहिए, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा। और बहुत अच्छी बात है कि ये जानना जरूरी भी है और अलग अलग आप लोग पढ़ते रहिएगा ताकि आप बेसिक क्लास मजबूत कर सकें। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ क्रियाकलाप हैं जो इस ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से प्लाज्मा में बदलना, इनके कुछ क्रियाकलाप हैं जो शॉर्टकट में आपको बता देने जा रहा हूं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ठीक, चेक करिए कैसे। ये ठोस है, अब ठोस से द्रव में बदल जाता है और द्रव से किस में बदल जाता है? गैस में। और गैस से किस में बदल जाता है? प्लाज्मा में। क्या? प्लाज्मा में। समझ आ रहा है? ये प्लाज्मा में यहां तक दिख रहा है बाबू? यहां तक एंटर कर रहा है? ये आ रहा है ना? ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये क्लास पूरा ये देखिएगा कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस में प्लाज्मा में बदल जाता है। चलिए थोड़ा सा नजदीक देख लेते हैं। और आवाज नहीं बाबू, जाओ बाहर जाओ। चलिए देखिएगा, ये होता है ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस से किस में बदल जाएगा? द्रव में। और द्रव से किस में बदल जाएगा? गैस में। गैस से किस में बदलेगा? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में बदल जाएगा। आइए चेक करते हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। ठीक है, थोड़े साफ साफ लिख देते हैं, अन्यथा आप लोग बोलेंगे कि क्लियरिटी नहीं आ रही है तो कैसे पढ़ेंगे। तो क्लियरिटी आप देख लीजिएगा। ये ठोस है और ये क्या है बाबू? द्रव है। और ये क्या है? गैस है। और ये क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा ये क्या करता है? ठोस से द्रव में बदलता है और द्रव से गैस में बदलना। और ये प्लाज्मा। अब इनके बीच में कौन सी क्रियाकलाप होती है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि गलनांक किसे कहते हैं? क्या गलनांक किसे कहते हैं? देखिए कौन कौन सी हेडिंग बनेगी। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा वाष्पीकरण। तीसरा पूछा जाता है वाष्पीकरण। तीसरा पूछा जाता है संघनन। और चौथा क्या पूछा जाता है बाबू? हिमांक। ठीक है, इस प्रकार के। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता ऊर्ध्वपातन। ये क्लास 9 से रिलेट करता है सर। ठीक है, ये क्रियाकलाप को हम लोग जानना चाहेंगे किस प्रकार से कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे गलनांक किसे कहते हैं।
वाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो थोड़े से चलिए आइए चेक करते हैं। अभी क्या करेगा बाबू, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस के प्लाज्मा में बदलना, ये कंडीशन हम लोग सीखेंगे। अभी मैं आपके सामने सारी हेडिंग डाल दिया हूं, आइए चेक करते हैं। अगर आप ठोस से द्रव में बदलते हो तो कौन सी क्रियाकलाप होगी। अब ये क्यों होगी, अगर आप गर्म करते हो, क्या करते हो, गर्म करने पर, अगर मैं गर्म करता हूं, ध्यान दीजिएगा, गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ताप अधिक होगा, क्या होगा, ताप अधिक होगा, ताप अधिक होगा, और ताप अधिक होने के कारण ठोस से द्रव में बदल। अब इस कंडीशन में दाब कम हो जाता है, दाब क्या हो जाएगा, कम, और दाब कम होने, जब दाब कम होगा और ताप अधिक होगा तो उस समय हमारा क्या होने लगेगा, गलनांक होगा, ठोस से द्रव में बदलना, गलनांक कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। कोई पूछेगा गलनांक किसे कहते हैं, ठोस से द्रव में बदल जाना, यानी दाब का कम होना और इसका ताप का अधिक होना क्या कहलाएगा बाबू, गलनांक कहलाएगा। मतलब ये क्या कार्य करता है, क्रियाकलाप, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। छोटी सी बात, यही बात यहाँ पर भी करेगा, गर्म अधिक होगा तो गैस में बदलेगा, जिसको हम लोग कह देंगे वाष्पीकरण कर देगा, वाष्पीकरण, क्या क्रिया कर देगा, वाष्पीकरण। और यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर से ये दाब कम होगा तभी तो ये गैस अवस्था में आएगा। ठीक है, अब इसमें बदलना क्या कहलाएगा बाबू, आयनीकृत करता है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, आयनीकृत कर देता है, आयनीकृत कर देता है। और ये क्या होता है, और गर्म कर देने पर ये क्या करता है, गुच्छे के रूप में उड़ने लगता है। प्लाज्मा क्या होता है, ये उच्च ताप पर आयनीकृत होकर धनायन और ऋण समान रूप में टूट जाता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये निरायनीकृत, अभी क्या आयनीकृत हो जाएगा, इसके बाद निरायनीकृत होने लगता है। निरायनीकृत करेगा तो ये तो पुनः किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और जब ये बदलेगा तो दाब अधिक होने लगेगा। तब यहाँ पर ये कंडीशन में दोबारा यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ठोस, और ये क्या है, द्रव, और ये क्या है, गैस, और ये क्या है, प्लाज्मा। आज की हमारी टॉपिक यही तक रहेगी, कल हम आप लोगों को और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। चलिए चेक करिएगा, लेकिन मैं डायरेक्शन इसका चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोबारा जब ये पुनः इस ठोस अवस्था में आने की कंडीशन, क्या क्या कंडीशन लगेगा हमको उसको जानना है। ठीक है, आइए इस जो डायरेक्शन है ये आप एरो का चेंज कर दीजिए। ये क्या होगा, प्लाज्मा से किस में बदल गया, गैस में, तो यानी यहाँ ताप कम हो गया, ताप क्या हुआ, कम हुआ, और दाब अधिक होने लगा, दाब क्या होने लगा, अधिक होने के कारण ये निरायनीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयनीकृत कर जाएगा, निरायनीकृत करेगा, ये किस में बदल जाएगा, गैस में, और गैस से ठोस में बदलना। अब समझिएगा, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। और ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, संघनन किसे कहते हैं। और यहाँ पर दिमाग में दाब का अधिकता हो जाती, ताप का कम, ताप का कम और दाब का अधिकता होने के कारण गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। बड़ा अच्छी टॉपिक है, और आराम से आप इस फिगर के हिसाब से पूरे डेफिनेशन को क्लियर कर लेंगे। और मैं ये बेसिक क्लास ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अब इसके बाद ये द्रव, और द्रव से एक ठोस में बदलना। अब बताइए ये ठोस में कब बदलेगा, जब इसकी दाब कम अधिक लगेगा, जब दाब अधिक लगेगा तो सारे जो एटॉमिक नंबर होते हैं, मतलब ये जितने भी होते हैं, जितने में मॉलिक्यूल होते हैं, वो दाब अधिक लग जाने के कारण ये सारे जो जितने भी कण होते हैं पास पास आ जाते हैं। और पास पास होने पर, जैसे आप पानी देख लीजिए, पानी के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम उसको फ्रीज में डालते हैं तो क्या होते हैं, बर्फ के रूप में आ जाता है। और बर्फ के रूप में आना ही क्या कहला दिया, अब देखिए इसी को हम लोग तो कहते हैं हिमांक, क्या कह दिए बाबू, हिमांक। अब इसी को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग के रूप में आ जाएगा। जब फ्रीजिंग है यानी दाब अधिक लगा, दाब क्या लगा, अधिक लग गया, और ये ताप क्या हुआ, कम हुआ। अब इसी को हम लोग हिमांक कहेंगे। और यहाँ पर जो हुआ संघनन, यानी आप जानते हैं बारिश जब गैस के रूप में चलती रहती है, जब इसमें दाब धीरे धीरे क्या होता है, अधिक होने लगता है, तो इसमें क्या होता है, एक
ये गैस जो होती है द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। ये संघनन के रूप में आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहने लगे बाबू, संघनन कहते हैं। और ये द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, ठीक है, द्रव्यमान कहलाएगा। बहुत आसान टॉपिक। इसी प्रकार से अब आगे हम कल जो है पढ़ाएंगे और अच्छी वाली टॉपिक लेके आएंगे। इसी तरह सारी छोटी छोटी बेसिक क्लासेस आप आपको पढ़ाते रहेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए और इसको अगर अच्छा लाइक पसंद आता है तो लाइक करिए, ठीक है।